अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुखराम है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का निवासी हूँ और ये जिला भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर पड़ता है और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरी पेरेंट्स वो गांव में रहते हैं, मैं खुद गांव में रहा हूँ। मेरी 12th तक की एजुकेशन है वो गांव में हुई है और उसके बाद मैं मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजस्थान कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहे और मैंने 2017 से लेकर 2020 तक ग्रेजुएशन किया। इस तैयारी में मेरे बीए ने मुझे इस तैयारी में भी काफ़ी हेल्प की, जिसका भी मैं आगे इस पूरी रणनीति में आपके साथ जिक्र करूंगा। और उसके बाद मैंने जब टाइम मिला तो मैंने एमए भी किया 2 साल और एमए मैंने हिंदी साहित्य से ही किया है और वो भी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी लगभग मैंने 2019 में तैयार शुरू की थी और ये मैंने मेरी कॉलेज लाइफ के दौरान शुरू की थी। और ये मेरा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चौथा प्रयास था और मेरा मीडियम है पूरा हिंदी है। मतलब कि मेरा मेंस का मीडियम हिंदी है, इंटरव्यू और प्रीलिम्स के लिए तो मीडियम मैटर नहीं करता है। और मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है, मेरा ऑप्शनल हिंदी है, मेरा बीए में एक सब्जेक्ट हिंदी है, मेरा एमए भी हिंदी है, मेरा नेट भी हिंदी है। तो एक तरह से हिंदी ही सब कुछ है। तो हिंदी सब्जेक्ट से और हिंदी विषय से और हिंदी मीडियम से यूपीएससी में थोड़ी बहुत चुनौतियां आती है, लेकिन हम अभी इस वीडियो में यूपीएससी की मेरी तैयारी हिंदी मीडियम से कैसे रही, मैंने किस तरह तैयारी की, मैंने कॉलेज के टाइम कितना यूज किया और कौन कौन सी चीजें मैंने पढ़ी, आपको किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और मुझे चौथे अटेम्प्ट तक आने में मुझे चौथा अटेम्प्ट क्यों देना पड़ा और उसको भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम इस वीडियो में हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट के रूप में पूरी रणनीति डिस्कस करेंगे कि पूरी रणनीति कैसी होनी चाहिए और मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया, कौन सी किताबें पढ़ी और उनके साथ और भी मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पूरी विस्तृत रूप से चीज़ें बता के आपकी हेल्प करूँ। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और अगर हम इस परीक्षा की योजना की बात करें तो आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं और मेंस के 9 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने कोई अलग से बुक लिस्ट फॉलो नहीं की है, दोनों को एकीकृत रूप से इंटीग्रेटेड रूप में मैंने तैयार किया है। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी मतलब 90% अपने आप हो जाती है। थोड़े बहुत डाटा फैक्ट वगैरह के लिए अलग से हम चीजें तैयार करनी पड़ती है। तो हम इस तैयारी के जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रेटेजी वो डिस्कस करेंगे और उससे आपको पता चलता जाएगा, इन सबसे प्री भी अपने आप इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेंस का जो GS 1 होता है, जिसको जनरल स्टडीज 1 या फिर सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कहते हैं, उसमें हिस्ट्री के सिलेबस पर आते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में आपको यूपीएससी में जो मेंस के सिलेबस में स्पष्ट रूप से चीजें लिखी हुई है, आपको सिलेबस को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम अगर बुक लिस्ट पे आएंगे तो हिस्ट्री के 3 सेगमेंट होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसके साथ आर्ट एंड कल्चर का अपना महत्व है और वर्ल्ड हिस्ट्री का अपना महत्व है। तो हम अगर भारत के इतिहास पर बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए सामान्यतः सब लोग RS शर्मा की किताब पढ़ते हैं और मैंने भी वो किताब पढ़ी। वो एक NCERT का किताब का फॉर्मेट है, ब्लैक स्वान ओरिएंटेशन करके पब्लिकेशन है, उनकी तरफ से वो प्रकाशित होती है। वो किताब बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको रुचि भी जगेगी प्राचीन भारत के इतिहास में। रुचि इसलिए जगेगी, आपको ये जानने को मिलेगा हमारा इतिहास कैसा रहा है, उस समय लोग कैसे रहते थे। फिर मध्य भारत के इतिहास के लिए सब लोग सतीश चंद्रा की किताब पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी और वो भी NCERT का एक किताब का फॉर्मेट है, वो भी ब्लैक स्वान ओरिएंटेशन का है। और फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास पर आते हैं तो इसमें थोड़े से सोर्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं।
कुछ लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कुछ लोग बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं। तो मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। राजीव अहिर जी की एक किताब आती है स्पेक्ट्रम करके, छोटी सी प्यारी सी, तो उस किताब को थोड़ा सा वो बड़ी इसलिए लगती है आपको कि वो छोटे फॉर्मेट में, इसलिए उसमें 800-900 पेज है, लेकिन जनरली वो किताब एक नोट्स के रूप में लिखी गई है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते, उसके शुरुआती पेज है 100-150, आप उनको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उनको आप स्किप कर सकते हैं, फिर उनको कभी रिवाइज करना हो देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो मॉडर्न हिस्ट्री है पूरी, जब पूरा भारत आजाद हो जाता है और उसके बाद तक की भी नेहरू की पॉलिसी है, या फिर स्पेक्ट्रम के पीछे जो 50-60 पेज फैक्ट दे रखे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए इनफ है, जो मेरा अनुभव है। और फिर हम मेंस के सिलेबस में पेपर फेस्ट के वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन पर आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। जो मैंने भारत के इतिहास के बारे में 3 पुस्तकें आपको बताई, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इनफ है, जो मेरा अनुभव रहा है। बाकी आप एक्स्ट्रा सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है। मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली यूपीएससी एक आधा सवाल पूछती है, और पिछले 2-3-4 साल से एक भी सवाल नहीं आया था, लेकिन 2024 के एग्जाम में सवाल आया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते। एज ए ब्यूरोक्रेट्स आपको कम से कम पता होना चाहिए कि पूरे विश्व के इतिहास में क्या हुआ था, तो इसलिए आपको उसको पढ़ना चाहिए। मैंने उसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने उसके लिए मोनाल पटेल सर करके आप सब जानते होंगे, और उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पर प्रतीक नायक सर है, उन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रखा है। आप मोनाल पटेल सर के चैनल पर जाओगे तब आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आप इसे सर्च भी करोगे यूट्यूब पे जाके तो भी वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उनसे भी पढ़ी, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो उनसे पढ़ाई। उसके साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी मैंने उनसे पढ़ी है, और उनको केवल सुना ही नहीं था, मैंने उनके नोट्स भी बनाए हैं। प्रतीक नायक सर पढ़ाने में अच्छी कला ये है, जो मोनाल सर की पूरी कम्युनिटी की है, कि वे लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसका फोटो वगैरह सारी फैक्ट फिगर साथ में रखते हैं, तो एक विजुअल होता है, वो उसको पढ़ना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक नायक सर की जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज अवेलेबल है वो देखी थी। और उसके अलावा मैंने PWOLES चैनल है, सुमित रेवड़ी सर वहां पर एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, उन्होंने ही अपने PWOLES चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा रखा है। शायद 12-13 क्लासेज है। वो क्लासेज भी बहुत छोटी छोटी क्लासेज है, 10-15-20 मिनट की। आप उन क्लासेज को देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर हिंदी में डिस्कस करते हैं, PPT भले इंग्लिश में हो, तो उनके भी आप नोट्स बना सकते हो। ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कंप्लीट की थी और उसके नोट्स बनाए थे। फिर हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। GS 1 में आर्ट एंड कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है जो हिंदी मीडियम के लिए, वो है नितिन सिंघानिया की किताब। नितिन सिंघानिया सर IAS है बंगाल कैडर के, तो आप वो किताब पढ़ सकते हो। वो किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है और आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत भी होगी। उसके अलावा किसी की इच्छा है NCERT पढ़ने की, तो 11th क्लास की NCERT होती है फाइन आर्ट करके, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक रिकमेंड कर सकता हूँ कि NCERT है तो वो बेटर ही होगी। और हिस्ट्री के लिए मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, और बहुत सारे टॉपर्स पढ़ते हैं करते हैं, तो मैंने वो NCERT नहीं पढ़ी है, क्योंकि पढ़ने की जरूरत फील नहीं हुई। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत के इतिहास के लिए जो RS शर्मा और सतीश चंद्रा की बुक्स है वो अपने आप में NCERT है, और राजीव अहिर जी की जो स्पेक्ट्रम है वो अपने आप में इनफ है। तो इस तरह हम GS 1 पेपर के मेन जो सेक्शन है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, उसकी मैंने तैयारी कैसी की उसके आपको सोर्सेज बता दिए। अब आगे इसी पेपर में अगर हम चलते हैं तो आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस में और कई बार इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। तो इसके लिए बेसिक फंडामेंटल सोर्स जो हमारे मेरे जिले से चयनित गंगा सिंह जी राजपूत जो गुजरात कैडर के IAS है, मैंने उनकी स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा था, तो उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि आप ज्योग्राफी के लिए NCERT बुक्स इनफ है। तो मैंने सबसे पहले 9th to 12th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी और उनको कई बार पढ़ा। विशेष तौर पर जो 9th की ज्योग्राफी है और 11th क्लास की ज्योग्राफी है, उन 3 पुस्तकें हैं। 11th में 2 किताबें और 9th में 1 किताब है। इन तीनों को मैंने बहुत बार पढ़ा है और उसको अच्छे से रिवाइज किया है, और उनको करंट से भी देखा है कि अभी इस रिगार्ड क्या घटनाएं घट रही है। उसके अलावा जब मुझे फील हुआ कि अभी मैं फ्री हूँ और मैं कुछ और कर सकता हूँ ज्योग्राफी में, तो मैंने मोनाल पटेल सर का यूट्यूब चैनल है, वहां पर IRS ऑफिसर है रायतानील सोलंकी मैम, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा रखी है मोनाल सर के यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने वहां से ज्योग्राफी भी पढ़ी थी। वो मोनाल सर के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज है उनकी PPT इंग्लिश में होती है, लेकिन वो जो सर या मैडम जो भी समझाते हैं वो लगभग इंग्लिश में होता है।
तो आपको अगर थोड़ी बहुत ही अगर इंग्लिश आती है तो आप इजीली उन क्लासेज को पढ़ सकते हो। तो मैंने वहां से ज्योग्राफी पढ़ी मैम से और उनके नोट्स भी बनाए, जैसे करके मैंने ज्योग्राफी को कवर किया था। बाकी विश्व भूगोल की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसी लेक्चर सीरीज में मैम जो राजधानी सोलंकी मैम है उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा रखी है। तो आप वहीं से कुछ क्लासेस देकर, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्पेशली मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, तो उसके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सुदर्शन गुजर सर है, उन्होंने कई वीडियो के माध्यम से मैपिंग पढ़ा रखी है। मैक्सिमम लोग वहां से पढ़ते भी है, तो आप भी चाहे तो मैपिंग वहां से पढ़ सकते हो। और जीएस के लिए अगला सेगमेंट आता है सोसाइटी का। ये सेगमेंट यूपीएससी के लिहाज से मैं मानूं तो जीएस 1 में यूपीएससी सबसे ज्यादा इस पर फोकस कर सकती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि यूपीएससी आपको एज ए ब्यूरोक्रेट चुनती है, तो आपको फिर समाज की सेवा के लिए चुनती है। जब आपको समाज की जानकारी पूरी नहीं होती है तब आप बेटर प्रशासन नहीं दे पाओगे। तो यूपीएससी इस पेपर में आपसे समाज की आधारभूत समझ का टेस्ट करती है। ये मैंने बहुत करीबी से इन पेपर को देखा है, और इन पेपर को केवल देखा ही नहीं, इन क्वेश्चन को जिया है मैंने। एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आते थे मुझे बहुत खुशी होती थी कि यूपीएससी ने कितना अच्छा सवाल सोसाइटी का बनाया है। आप सोसाइटी के अंदर रहते, बहुत सारी घटनाएं घटती है, आप उनसे इररिलेवेंट रहते हैं या फिर उनसे इच्छुक नहीं रहते हो, लेकिन वही घटनाएं जब आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल करने का टाइम आता है और आपको वो याद आती है, और आप उनको एज ए जेन्युइन एग्जाम्पल, जो मैं ग्राउंडेड एग्जाम्पल कहता हूँ, आप उनके रूप में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे 2022 की मेंस की परीक्षा में जीएस 1 में 104 मार्क्स मिले थे। हिंदी मीडियम से 100 प्लस जीएस 1 में काफी मुश्किल होता है। तो उसका कारण यही था कि सोसाइटी के सवाल अच्छे आ गए थे और उनमें मेरी समझ बहुत अच्छी थी, तो वहां पर मैंने वो लीड ले लिया। तो सोसाइटी के लिए सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी, आपके गांव या आपके जिले, कहीं पर भी जो भी समाज के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उनकी थोड़ी बहुत समझ रखे कि समाज में कौन सी चीजें कहाँ हो रही है। जैसे जीएस 1 के 2024 के पेपर की बात करें तो ये सवाल बहुत अच्छे से पूछा था कि संस्कृति और समृद्धि दोनों एक साथ कैसे संगम के रूप में चल सकती है, ऐसा ही कुछ रिलेट करके काफी गहरा सवाल पूछा गया था। तो ये चीजें इफेक्ट करती है आपकी समझ को। और दूसरा, इसके अलावा विजन की मंथली मैगजीन आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट विजन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट पर उसको पढ़ सकते हो। तो उस मैगजीन में एक अलग से सोसाइटी करके सेगमेंट आता है। जैसे उस मैगजीन में 8-9 सेगमेंट आते हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जो इन्वायरमेंट का, तो उसी तरह सोसाइटी का सेगमेंट आता है। उसके माध्यम से आप सोसाइटी में हाल ही में क्या क्या चीजें हो रही है, वो कई बार महत्वपूर्ण बिल होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या कोई घटना न्यूज में रही है सोसाइटी की, आप उनको पढ़ सकते हो। और उसके अलावा भी अगर सोसाइटी के बारे में आपको जानना हो, यूट्यूब करके उन चीजों को जान सकते हो, या फिर अच्छे आर्टिकल पढ़ सकते हो। जो सोसाइटी के बारे में आर्टिकल होते हैं उनको पढ़ के आपकी सोसाइटी के बारे में समझ बढ़ेगी, तो वहां पर भी आपको फायदा होगा। सोसाइटी के लिए आप और अलग से PW ओनली एस करके चैनल है, वहां पर एडिटोरियल डिस्कशन होता है, सुमित रेवड़ी सर डिस्कशन करते हैं, मैं उसको पिछले 5-6 साल से सुनता रहा हूँ। तो उसमें भी कई बार सोसाइटी रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। आप उन आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तब आपकी समाज के बारे में जो आधारभूत समझ है वो भी आपकी डेवलप होगी। उसी से भी आपको कई बार एग्जाम हॉल में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा सोसाइटी के बारे में आर्टिकल्स के लिए आप चाहें तो एक AFE-IS करके वेबसाइट है, जहाँ पर डॉक्टर विजय अग्रवाल सर वहाँ पर विभिन्न अखबारों की अच्छी क्लिपिंग्स, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स है, राष्ट्रीय सहारा है, या फिर दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड है, या फिर कोई भी हिंदी का अखबार है, उसमें अच्छा आर्टिकल आया है किसी भी रिलेटेड यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड हो, उसको सर वहां पर प्रकाशित करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, आप वहां पर उस न्यूज क्लिपिंग सेक्शन में जाके वो उन चीजों को भी पढ़ सकते हैं। AFEIAS.com करके वेबसाइट है, तो वहां से भी पढ़ने से मेरी समाज के बारे में आधारभूत समझ है वो भी डेवलप हुई, समाज के बारे में हालिया क्या क्या चीजें हो रही है वो भी मेरी समझ विकसित हुई, जिसका मुझे फायदा भी मिला। और अब GS 1 के कुछ और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, या फिर कई बार हमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिक्स करके भी ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं GS 1 में भी। तो उनके लिए मेरा सोर्स कोई अलग से नहीं था कि मैंने अलग से इनके लिए किताब पढ़ी हो। जो करंट अफेयर्स में चीजें चलती रहती है मैं उनको एनालिसिस करता था। जो सुमित सर एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं मैं उनको रेगुलर सुनता था, उनसे कवर होता था। विजन की मंथली मैगजीन में कई बार फोल्डर मटेरियल के रूप में आर्टिकल आते थे, मैं उनको पढ़ता था, तो उन्हीं से ये चीजें कवर हो जाती है। अब हम मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर पर चलते हैं, जो पॉलिटी एंड IR का सेक्शन है। उसके लिए सबसे फंडामेंटल सोर्स है वो लक्ष्मीकांत है। हम सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत को
पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की गलती मैंने नहीं की थी, कुछ हिंदी मीडियम के कैंडिडेट करते हैं कि लक्ष्मीकांत अपने आप में बहुत अच्छी किताब है, आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको हर बार नई चीज मिलेगी। मैंने उसको, मेरी ये चौथा अटेम्प्ट है, इसमें कम से कम 8 से 9 बार उस किताब को पढ़ा है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मुझे बहुत सारी नई नई चीजें मिली, हर बार मिली। मैंने वैल्यू एडिशन किया गूगल से सर्च करके, मैगजीन से, टेस्ट पेपर से। तो उस किताब को आप अच्छे से पढ़े, वो इनफ है। उसके अलावा आप अगर पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स की घटनाएं घटती रहती है, उनके लिए मैंने 2 सोर्स जो वैल्यू एड ऑन के रूप में किए थे। एक तो ओनली आईएएस सर, ओनली आईएएस प्लेटफॉर्म पर सुमित रेवड़ी सर एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट या प्रिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सारे इंग्लिश के जितने भी अच्छे अखबार है, इनके अच्छे अच्छे आर्टिकल है, उनको सर हिंदी में डिस्कस करते हैं। उनकी पीपीटी इंग्लिश में रहती है, लेकिन सर जो एनालिसिस करते हैं वो हिंदी में करते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो। वहां से मेरा पॉलिटी और स्पेशली सेकंड पेपर का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो कवर होता था। दूसरा आता आईआर का सेक्शन। आईआर के सेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको करंट पे डिपेंडेंट, आपको ये नहीं जानना है कि 1971 में क्या हुआ, वो चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ लेते, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। करंट अफेयर्स में यूपीएससी बिल्कुल एग्जैक्ट नए सवाल पूछती है, जो अभी पिछले 1-2 साल में या 1-2 महीने में न्यूज में रहे हो, जैसे क्वाड हो गया या फिर और I2U2 हो गया, ऐसी नई नई चीजें यूपीएससी पूछती है। तो उनके लिए मैं 2 सोर्स फॉलो करता था। एक तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन होती है, जिसमें सेकंड सेक्शन होता है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। मैं उसको बहुत अच्छे से रेगुलरली हर चीज को अच्छे से पढ़ता था। उसमें आप अगर 1 साल भी विजन की मंथली मैगजीन का आईआर सेक्शन रेगुलर पढ़ते हो तो आपकी आईआर का लगभग 90% सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा सुमित रेवड़ी सर का एडिटोरियल डिस्कशन, उसमें जैसे हमारे पीएम साहब अगर यूएसए में विजिट पे गए, रशिया की विजिट पे गए, तो अगले तीसरे दिन इंग्लिश के अच्छे अच्छे अखबार में आर्टिकल आ जाते हैं, सर उनको वहां पर डिस्कस कर लेते। तो आपका आईआर बिल्कुल करंट से पूरा करंट ही है और ये ऐसे ही कवर होगा, इसके लिए अलग से आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। अब GS2 में मैक्सिमम यही चीजें हैं। GS3 पे बढ़ते हैं तो GS3 में मुख्य सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए अगर हम सोर्स की बात करें तो मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी में एक चीज मैटर करती है, वो आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि एक होती है इकोनॉमिक्स, एक होती है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। आपको उसकी समझ है तो फिर आप कोई भी सवाल टैकल कर सकते हो। तो मैंने इकोनॉमी पूरी मोनाल सर से पढ़ी थी। मोनाल सर का यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने पढ़ी थी। वो 2020-21 की बात है, तब वो चीजें प्रासंगिक थी। अभी मोनाल सर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, आप चाहे तो वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर कहीं और से पढ़ सकते हो। तो मोनाल सर से मैंने पूरी इकोनॉमी पढ़ी और उस पढ़ने के बाद मेरी इकोनॉमी की समझ पूरी डेवलप हो गई। उसके बाद मुझे मेंस के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे मुझे पता है आरबीआई रेपो रेट गिरा रही है, इसका इकोनॉमी क्या इंपैक्ट होगा, डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट जाएगा, गवर्नमेंट अभी क्या कर सकती है, ये सारी चीजें मैं देखता था। तो मेरी समझ थी, फिर मैं कोई आर्टिकल अलग देने में पढ़ता था तो मुझे अलग से कोई दिक्कत नहीं आती थी, मुझे मेंस के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। तो इस तरह इकोनॉमी के लिए मोनाल सर ही मेरी पहली प्रायोरिटी थी। और दूसरे रूप में, सोर्स के रूप में, आप विजन की मंथली मैगजीन का इकोनॉमिक सेक्शन आता है, जहाँ क्या होता है, मान लीजिए अभी कोई बिल आ गया सरकार का, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उस बिल की एनालिसिस, वो एक्ट बन गया या फिर सरकार की कोई पॉलिसी है या सरकार ने कोई इकोनॉमी रिलेटेड कोई कमीशन सेटअप किया है, तो उसकी न्यूज है वो आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के इकोनॉमिक सेक्शन में मिल जाएगी। तो जब वो चीजें आप रेगुलर 1 साल से पढ़ोगे और आपका फंडामेंटल क्लियर है, तब आपकी इकोनॉमी अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। उसके अलावा तीसरा सोर्स इकोनॉमी के लिए मैं करंट अफेयर्स की जो एडिटोरियल डिस्कशन आता है, PW ऑलियस चैनल है जहां पर सुमित रेवड़ी सर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी है, तो अगले दिन आर्टिकल आ जाएगा, सर उसको बहुत ग्राउंड या यूं के बेसिक्स के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज कैसे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही इकोनॉमी रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं सर उसको वहां पर डिस्कस करते हैं, तो वहां से आपकी इकोनॉमी पूरी क्लियर हो जाएगी। और GS3 में सबसे महत्वपूर्ण एक सेगमेंट जिसके बारे में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफी चिंता रहती है, वो है साइंस टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे किताब भी पढ़ते हैं, तो वो किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उतनी ही इरेलेवेंट है जितनी आईआर के लिए किताब पढ़ना। तो आपको साइंस टेक के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी है, आपको साइंस टेक के लिए विजन की मंथली मैगजीन और जो एडिटोरियल डिस्कशन है, इन दोनों को ही फॉलो करना। मैंने इन दोनों को फॉलो किया है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ, जैसे गगनयान मिशन है, न्यूज में आया है, तो जैसे मान लो अभी मई महीने में या जून महीने में अभी न्यूज में आया है, तो हमारी जून की मैगजीन आएगी विजन की, जब भी आएगी जुलाई के लास्ट में लगभग आ जाती है, तो उस मैगजीन में वो चीज कवर हो जाएगी कि गगनयान मिशन के बारे में अभी ये अपडेट है। फिर उसका बेसिक भी जाएगा विजन उसके बेसिक्स भी बताएगा, गगनयान मिशन के बारे में योजना कब बनी, अभी क्या प्रोग्रेस हुई, सारी फिर यूपीएससी सवाल पूछती है, तो आपके पास बेसिक्स भी है और करंट की चीज भी है। वैसे ही जो एडिटोरियल डिस्कशन है
मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कोई इंडियन स्पेस एसोसिएशन करके एक संस्था गठित कर दी, उन्होंने गठित कर दी, कल को वो हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस वो आर्टिकल आ गया, फिर आप उसका डिस्कशन अगले दिन या उससे अगले दिन एडिटोरियल डिस्कशन में सुमित रेवड़ी सर कर देते हैं। तो ऐसे ही आपका करंट अफेयर से ही साइंस टेक्नोलॉजी कवर होगी। आपको ये नहीं जानना है 1980 में हमारा कौन सा मिसाइल प्रोग्राम, उसमें कौन सी कैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वो चीजें अभी इतनी इरिलेवेंट है। मतलब आप उनको पढ़ सकते हो, टाइम है तो, लेकिन हमारा पर्पज एग्जाम क्लियर करना है, ना कि हमें ज्ञानी बनना है। कई बार इस भ्रम में रहते हैं लोग, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में इतनी लंबी है कि आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो कभी कवर भी नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रेटेजिक वे में यूपीएससी जो डिमांड है आपको उसकी सप्लाई करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। और जीएस 3 में अगला सेगमेंट आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पिछले कुछ सालों से देखकर बहुत महत्वपूर्ण एक विषय बन गया यूपीएससी में, और यूपीएससी मिनिमम 2 सवाल पूछता है, एक तो 10 नंबर में, एक लगभग 15 नंबर में भी। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है उसमें यूपीएससी ने स्पेसिफिक कुछ लिख नहीं रखा है, थोड़ी चीजें लिख रखी है कि आंतरिक घटना है, बाहरी घटना है, जो नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, इन चीजों को समझना होता है। तो आपको इन शब्दों को जो मेंस के सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी के सब लिख रखे, आपको उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्टेट एक्टर क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में कहाँ थ्रेट्स है। जैसे जम्मू कश्मीर का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, या नक्सली रीजन है, या और कहीं मान लो महाराष्ट्र का नक्सली रीजन, वहां पर कोई हमला हो गया या कोई आईडी ब्लास्ट हो गया है, तो आपकी वहां पर समझ कैसे क्रिएट होगी। आप इसके लिए बेसिक्स के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर नक्सलवाद की प्रॉब्लम्स के लिए, या जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स के लिए यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख सकते हो। जैसे आपको नक्सलवाद की प्रॉब्लम, आप यूट्यूब पर गए, आपको कोई बड़ा वीडियो मिल गया, किसी टीचर ने या किसी ने भी आपको बता दिया, आपकी वहां से समझ बढ़ गई। फिर आपको करंट से कैसे अपडेट होना है। करंट से अपडेट होने के लिए 2 सोर्स जो मैं फॉलो करता रहा हूँ, एक तो ये एडिटोरियल डिस्कशन। मान लीजिए छत्तीसगढ़ के सुकमा में अभी के आईईडी ब्लास्ट हुआ है और हमारा नुकसान हुआ है, तो अगले दिन उस पर बड़े बड़े लेखक है, जो ऑथर है, आर्टिकल लिखने वाले राइटर है, वे आर्टिकल लिखेंगे, सुमित सर उसको वहां पर डिस्कस कर लेंगे, तो हमारी करंट की रणनीति खत्म हो गई। और उसके अलावा जो ओनली विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसमें एक सिक्योरिटी करके अलग से सेक्शन आता है, वहां पर सिक्योरिटी वाले पोर्शन में वही घटना को अच्छे से एनालिसिस किया होता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो इसी से आपकी इंटरनल सिक्योरिटी तैयार होगी। अगला सेक्शन जीएस 3 में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे साल न्यूज में रहता है, क्योंकि जैसे अभी साउथ इंडिया में बारिश हो रही है तो कुछ और दिक्कत आएगी, कभी बार जम्मू कश्मीर में, कभी बार उत्तराखंड में हिमस्खलन हो गया, फिर हिमाचल में कोई दिक्कत हो गई, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये पूरे साल चलने वाली टॉपिक है। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स को ही हथियार बनाए। जैसे यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जो जीएस 1 में या 3 में पूछती है, वो है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। उसके बारे में आपको रिपीटेड सवाल पिछले 3-4 सालों में लगभग 3 बार मिल जाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं होती रहती है, अलग अलग जगह होती है। तो यूपीएससी की रुचि ये होती है कि साउथ इंडिया में भूस्खलन हो रहे, उसका अलग कारण है, नॉर्थ इंडिया में हो रहे, उसका अलग कारण है। वो बच्चे को आधारभूत समझ है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे सोर्स होते थे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, विजन की मंथली मैगजीन में एक एनवायरमेंट करके सेक्शन आता है। उस मंथली मैगजीन एनवायरमेंट सेक्शन में आप डिजास्टर मैनेजमेंट को भी पढ़ सकते हो, वहां पर ये चीजें कवर होती है। तो करंट की चीजें होती है। और इसके अलावा एडिटोरियल डिस्कशन में मान लीजिए केरला में फ्लड आई है या फिर कर्नाटक में कहीं हो गया, भूस्खलन हो गया है, तो वो चीजें वहां पर भी अगले दिन कोई न कोई राइटर है वो आर्टिकल लिखेगा और वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, आप आर्टिकल को समझ सकते हो। सुमित सर उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो ये चीजें करने से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जीएस 3 के बाद हम चलते हैं जीएस 4 पर। ये हिंदी मीडियम में एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने 2 मेंस लिखे हैं। मेरे पहले मेंस में 115 मार्क्स थे और दूसरे मेंस में इस बार वाले में 123 मार्क्स है। मतलब एथिक्स में हिंदी मीडियम से 120 प्लस मार्क्स आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जीएस में भी नहीं आते हैं। तो इसकी रणनीति जो थी वो मेरी बहुत सिंपल थी। जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, एथिक्स मेरे रग रग में है, मुझे क्यों काम करना है, मुझे क्यों प्रशासन में जाना है, मेरे भीतर से एथिक्स है। तो मैंने स्ट्रेटेजी की जो पीडीएफ बनाई, एक टेलीग्राम चैनल है सुखराम AIR 448, तो उस चैनल पे मैंने स्ट्रेटेजी की पूरी पीडीएफ डाली है। उसमें जब मैंने एथिक्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है तो मैंने पहली ही लाइन लिखी है कि आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये हकीकत है कि एथिक्स आपके दिल में होनी चाहिए। आप दिल से एथिकल है तो आपकी वो वैल्यूज कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में झलकेगी। जब एग्जाम में झलकेगी, एग्जामिनर को अगर एक भी चीज टच कर जाती है, ये बच्चा रियल में एथिकल है, सच में कुछ करना चाहता है, तो वो चीज टच करेगी एग्जामिनर को और वहीं से आपके स्कोर बूस्ट होगा। तो मेरी एथिक्स की रणनीति में यही था कि एक तो बेसिक्स किताब आती है लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की, क्रॉनिकल पब्लिकेशन ऐसा कुछ करके है, तो उनकी एथिक्स की किताब आती है। तो आप उस किताब वो हिंदी में आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप जिस भी मीडियम में कंफर्ट है, लेक्सिकॉन की LEXICON,
उस पब्लिकेशन किताब आती है, आप उस किताब को पढ़ सकते हो। वो किताब एक एनसीईआरटी फॉर्मेट में लिखी गई है। मैंने उस किताब को 6-7 बार पढ़ा है, तो मेरी एथिक्स की जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सारे वहां से क्लियर हो गए। उसके अलावा जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है सुमित रेवड़ी सर का, उसमें कभी शुरू में और या कभी लास्ट में सर हमेशा एथिक्स के लिए, ऐसे के लिए कुछ कोटेशन डिस्कस करते हैं। तो वो चीजें आपको एथिक्स के पेपर में 3 सवाल आते हैं ऐसे, जो 30 नंबर के होते हैं, जिनमें कोटेशन दिया हुआ होता है कि महात्मा गांधी जी का ये है, विवेकानंद जी का ये है, इनके बारे में आपके क्या विचार है, आप इनको कैसे देखते हो। जब सर शुरू में जो एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं, तो शुरू में 1-2 मिनट किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ये कोटेशन, इसके बारे में हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार लास्ट में केस स्टडी डिस्कस करते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो आपको कुछ चीजें बताते हैं, तो उनसे आपकी एथिक्स और स्ट्रांग होती है। उसके अलावा एथिक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जो मैंने फॉलो की थी कि आप टॉपर्स की कॉपी पढ़िए। आपके पास ये सबसे बड़ा हथियार है कि आप समझ सकते हो एथिक्स के पेपर को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। जैसे मैं आपको टॉपर्स की कुछ कॉपी सजेस्ट करना चाहूंगा कि विशाखा यादव मैम ऑल इंडिया 6 रैंक है, जिनका इंग्लिश मीडियम है। शुभम कुमार सर है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। गरिमा लोहिया जी है, उनकी शायद गामिनी सिंगला जी है, उनकी शायद 3री रैंक है। तो ऐसे कुछ इंग्लिश मीडियम के टॉपर थे। हिंदी मीडियम में मुझे ऐसी कॉपी अच्छी मिली नहीं थी, तो मैं इंग्लिश में जीएस को पढ़ने में कंफर्ट हूँ। मेरी इंग्लिश उतनी है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा काम चल जाए। तो मैंने इन टॉपर्स की कॉपी पढ़ी और उससे मैंने जाना कि ये लोग एथिक्स को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि केस स्टडी में अप्रोच बहुत मैटर करती है। आपकी अंदर से एथिकल बहुत है, लेकिन अप्रोच नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। तो वो चीज मैंने इन टॉपर से सीखी। ऐसे करके एथिक्स का पेपर आपकी अंदर से एथिकल होना, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना, इन 2 चीजों का खेल है। आपके एथिक्स से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ते जाएं। इस तरह मैं एथिक्स का जो पेपर है, ये जीएस 1, 2, 3, 4 की स्टडी डिस्कस कर ली। अब अगर हम प्रीलिम्स को इसके साथ जोड़ना चाहे कि अब आप जीएस 1, 2, 3 के मैंने जो भी सोर्सेस बताए हैं, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दे, इंटरनल सिक्योरिटी को भी थोड़ा बहुत छोड़ दे, डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा छोड़ दे, तो ये चीजें हैं आपके पूरा जीएस में भी, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें भी आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया का भूगोल है, वर्ल्ड का भूगोल है, और इकोनॉमी है, ये सारे सेक्शन प्रीलिम्स आने वाले। तो मैंने उनके लिए अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है, और मिडावेल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ा है, और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ा है। तो ये सारी चीजें सेम टू सेम फॉलो की है। अलग से प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं होता है। अलग से सिर्फ ये होता है करंट अफेयर्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई तितली की प्रजाति अरुणाचल की है, कोई न्यूज में रह गई है, तो आपको मेंस में रेयर ही पूछा जाएगा। मेंस में आप एज एग्जांपल जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जीएस 3 में आता है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स विजन की मंथली मैगजीन का अलग से एनवायरमेंट का सेक्शन आता है, उसको पढ़ सकते हो। तो वहां से वो आपका कभी कोई एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो कि हमारी जैव विविधता कितनी समृद्ध है कि ये नई प्रजाति अभी XYZ खोजी गई है। लेकिन वो प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल बनता है कि ये XYZ प्रजाति अभी न्यूज में थी, ये किसकी है, तितली की है या किसी भालू की है या और किसी चीज की है। तो ये चीजें प्रीलिम्स के लिए मैटर करती है। तो करंट अफेयर्स मैटर करता है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें जो स्पेक्ट्रम किताब है, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स के ही काम के हैं, मेंस में बहुत रेयर में काम आते हैं। तब आप उनको पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ जाएंगे। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपके लिए पिछले सालों के सवाल, पिछले सालों की यूपीएससी की क्वेश्चन पेपर। वहां से आपको इंसाइट मिलेगा कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। मैं जो रणनीति बता रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के लिए मेरे लिए सही साबित हुई, आपके लिए सही साबित होगी या नहीं, वो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। उसके साथ आप पीवाईक्यू को कितना अच्छे से एनालिसिस करते हैं। आप पीवाईक्यू को एनालिसिस नहीं करोगे तब आपको दिक्कत आएगी वहां पे। तब आपको पता नहीं चलेगा आप जो पढ़ रहे हो वो कितना प्रासंगिक है। जैसे आपने पीवाईक्यू देखा कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में ये सवाल पूछा गया है, सत्याग्रह के बारे में सवाल है, या समन्वय अभियान के बारे में सवाल है, तब आप समन्वय अभियान जब स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे तब आपको फील होगा हाँ यहाँ से सवाल आते हैं। तब आपको उस किताब की महत्ता साबित होगी कि हाँ ये किताब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आप पूरी रणनीति प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अपना सकते हैं। तो अब हम डिस्कस ये करते हैं कि मुझे चौथा अटेम्प्ट क्यों देना पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। जैसे पहला अटेम्प्ट मैंने दिया तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरे माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं, तो वो गाइडेंस नहीं था। तो मुझे प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको मैंने इग्नोर कर दिया। 2021 में मैंने मेरा पहला प्रीलिम्स दिया था, 10 अक्टूबर 2021 को पहला प्रीलिम्स हुआ था। तो उसमें ये दिक्कत आई कि मैंने करंट अफेयर सेक्शन की मुझे समझ नहीं थी, और इसलिए मैंने विजन की मंथली मैगजीन या जो सुमित रेवड़ी सर का PW ओनली एस करके चैनल है, वहां पर प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन आता है, मैं उसको ठीक से नहीं सुनता था, उसके नोट्स भी ठीक से नहीं बनाता था, तो वो दिक्कत आई। तो करंट अफेयर सेक्शन को इग्नोर करने का नुकसान ये हुआ कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करने सिर्फ 4-5 नंबर से चूक गया। अगर मेरे 2-3 सवाल भी करंट अफेयर्स के सही हो जाते तो मेरा उस साल प्रीलिम्स क्लियर हो जाता।
तो वो मेरी पहले अटेम्प्ट में गलती थी। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैंने मेंस भी दिया और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उस टाइम सर्टिफिकेट का इश्यू होता है ओबीसी का। जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आपको सर्टिफिकेट टाइम पे बनाने होते हैं। मैं गांव से आता हूं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। एक तरह से ईमानदार से बात करूं तो लाइब्रेरी में हम एक किताबी कीड़ा जिंदगी जीते हैं, हम रात दिन किताबों में लगे रहते हैं, सुबह जाओ शाम को लाइब्रेरी से वापस आओ। तो मुझे गाइडेंस नहीं था और मैंने स्टेट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसको लगा दिया सेकंड अटेम्प्ट में भी। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये लगाया, लेकिन मेरे पास वो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे मेरी वो जो गलती थी वो पता नहीं चली। जब सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया, मैंने ये सोचा, जो जनरली मारवाड़ में ये कहा जाता है कि जब कोई मांगेगा तब चीज दे देंगे, तो मैंने सोचा यूपीएससी जब मुझसे मांगेगा तब मैं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा। तो दिक्कत ये हुई, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया लेकिन मेरे पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट था ही नहीं। मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मेंस के जो डेफ 1 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आजकल यूपीएससी सारे प्रीलिम्स के टाइम में भरवाना शुरू कर दिया है, 2022 में वो अलग से डेफ 1 भरा जाता था। तो डेफ 1 में जब मुझे ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट अपलोड करना था तो वहां पर ये दिक्कत आई कि मुझे सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो तुरंत मैंने गांव घर पे फोन किया, उन्होंने 2-3 दिन में बना के दे भी दिया, लेकिन यूपीएससी की गाइडलाइंस ये होती है कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट प्री की क्लोजिंग डेट होती है। मान लीजिए कि 10 फरवरी प्री का फॉर्म बनने की लास्ट डेट है, तो आपका 10 फरवरी या उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतना भी पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि पिछले साल की 1 अप्रैल से लेकर प्री की क्लोजिंग डेट या उसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरा सर्टिफिकेट उस टाइम प्री के टाइम मैंने स्टेट से भर दिया, यूपीएससी उस टाइम उतना सर्टिफिकेट चेक नहीं करती थी, नहीं तो मुझे प्री में भी बता देती। जब मेंस का भरा तब वो सर्टिफिकेट मेरा इश्यू आ गया, मेरे पास यूपीएससी का मेल आया और मेरा सर्टिफिकेट वो नहीं माना गया कि आप उससे पहले की डेट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए तभी आप ओबीसी में कंसीडर किए जाएंगे। जब मैं इंटरव्यू टाइम गया तब मुझे नोटिस दिया कि आपको सर्टिफिकेट नहीं, आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। तो उन्होंने मेरा जनरल कंसीडर किया और सौभाग्य रहा कि मेरा प्री और मेंस दोनों जनरल से क्वालिफाई हो गए। तब मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जब दूसरे दिन मार्कशीट आई तो मुझे पता चला कि ओबीसी की कट ऑफ से मेरे 16 नंबर ज्यादा है। मेरे सेम मार्क्स वालों को ओबीसी में आईपीएस अलॉट हुआ था और मैं बेरोजगार था। क्योंकि एक छोटी सी गलती होती है जो हम गलती कर देते हैं, स्पेशली गांव से बच्चे आते हैं, उनको गाइडेंस नहीं होता है, या जैसे किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है और किसी के पीछे भी बैकग्राउंड नहीं है, वो दिक्कत आती है। तो आप डॉक्यूमेंट के रूप में ये गलती ना करें, सर्टिफिकेट को टाइम पर बनाएं, उसका फॉर्मेट यूपीएससी ने दे रखा है उस पर बनाएं, और रिसीविंग अथॉरिटी मिनिमम एसडीओ एसडीएम लेवल का होता है, वो भी राजस्थान में ऐसा प्रोविजन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन हो सकता है, उस लेवल का बना के रखें। सेकंड अटेम्प्ट मेरा इसलिए खराब गया क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था, वरना मुझे आईपीएस अलॉट हो जाता, आज मैं असिस्टेंट एसपी के रूप में काम कर रहा होता। फिर तीसरे अटेम्प्ट में 23-24 मई को रिजल्ट आया और 28 मई को प्रीलिम्स था। तो वो प्रेशर बहुत अधिक था, मेंटल प्रेशर की मेरे हाथ से नौकरी जा चुकी है, बहुत दुख दर्द, हम गांव से आते हैं, बहुत सारी समस्याओं को झेल के यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर सर्टिफिकेट रद्द हो जाता है और ऐसा जो हमारी जानकारी नहीं है, तो फिर वह बहुत दुख होता है। मेरे दिमाग में बहुत मेंटल प्रेशर था और 28 मई को 2023 का मेरा प्रीलिम्स उस मेंटल प्रेशर की वजह से मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो मेरा 2023 का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, उसका कारण था मेंटल प्रेशर। और फिर चौथा अटेम्प्ट मैंने वापस 16 जून को प्रीलिम्स हुआ उसको दिया और काफी काम और कूल कंपोज माइंडसेट के साथ दिया, क्लियर हुआ। फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट 448 रैंक के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित हूँ। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है कि टेस्ट सीरीज और मेंस की आंसर राइटिंग। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको एक रणनीति जो महत्वपूर्ण तरीके से अपनानी चाहिए वो है टॉपर्स की कॉपी को पढ़ना। टॉपर्स की कॉपी को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम सब सुनते हैं, उनकी एक रणनीति जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, मैंने उनके बारे में कहीं से सुना है कि मुंशी जी ने अपने खुद का साहित्य लेखन स्टार्ट करने से पहले सैकड़ों कहानियां उपन्यास पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको पढ़ के जाना कि कोई चीज कैसे लिखी जाती है, वो सेम रणनीति मैंने यूपीएससी में फॉलो की। मैंने टॉपर्स की बहुत सारी कॉपियां पढ़ी, जैसे शुभम कुमार सर, विशाखा यादव मैम, गामिनी सिंगला, ये तो इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के बहुत सारे टॉपर्स की मैंने कॉपी पढ़ी, उनसे सीखा कि कैसे आंसर को अप्रोच करें। तो उनसे मेरे दिमाग में एक फ्लो बनता गया, नॉलेज तो मेरे पास था ही, उसको एक चैनल के रूप में मुझे डालना था। तो मुझे टॉपर्स की कॉपी देख देख के मुझे समझ बढ़ती गई। फिर मैंने उस चीज को मेरी कॉपी में लिखना शुरू किया। फिर मैंने टॉपर्स की कॉपी पढ़ी, पीवाईक्यू यूपीएससी को उठाया और उस पेपर को लिखना शुरू किया। फिर चैनल ने, टॉपर ने जैसे जैसे लिखा उसी चीज को मैंने मेरे दिमाग में प्रोसेस किया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश की। तो मेरी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू हुई और धीरे धीरे इतनी अच्छी बनती गई कि 2024 के मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम 3 घंटे का होता है जीएस का, और कई बार मेरा 5 या 10 मिनट पहले ही मेरा पेपर पूरा हो जाता था। जैसे एथिक्स का पेपर इतना लेंथी आता है
2022 का एथिक्स का पेपर बहुत लेंथी था, फिर भी मेरा 5 मिनट पहले पूरा हो गया था। वो प्रैक्टिस का खेल था। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट पर जो मटेरियल उपलब्ध होता है, जैसे 30-35 रुपए में हमें विजन का या फिर फॉरम का टेस्ट मिल जाता है, तो मैं हिंदी मीडियम के लिए वही चीजें फॉलो करता था। फॉरम के और विजन के टेस्ट जो मार्केट से है वो खरीद के, जैसे मैं जयपुर रहता था तो मैं दिल्ली से या किसी वेबसाइट से मंगवा लेता था, या फिर किसी दुकान वाले को कॉल करके ले लेता था, या फिर आपको टेलीग्राम पे कई बार टेस्ट मिल जाते हैं, आप उनको अपने नजदीकी कहीं से प्रिंटिंग की शॉप से आप प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। मेंस के लिए मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था तो उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था। जैसे मेरा 2 बार प्रीलिम्स हुआ तो मैं दोनों बार विजन की जो टेस्ट सीरीज होती है, 12 टेस्ट होते हैं, उसको ज्वाइन किया और उसको मैं टेस्ट सेंटर पे जाके लिखता था। जब मेरा पहला मेंस था 2022 का, तब मैं टेस्ट सेंटर पे जाके लिखता था और 3 घंटे में लिखकर उनको जमा करवाते, तो वो मेरी कॉपी चेक होके वापस मेरे अकाउंट पे आ जाती थी। जबकि 2024 के मेंस में मैंने टेस्ट सेंटर पर जाकर बहुत कम ही मैं टेस्ट लिखे थे। मैं लाइब्रेरी में टेस्ट लिख लेता था क्योंकि सेंटर काफी दूर पड़ता था, वहां जाना 12-13 किलोमीटर, फिर वापस आना, तो फिर वो दिक्कत होती थी। तो इसके अलावा जो टेलीग्राम वगैरह पर कई और भी किसी के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाती है, तब आप उसको प्रिंट करवा के उस टेस्ट को भी लिख सकते हो। तो मतलब अगर हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो मुझे विजन की लगी, और फॉरम के भी टेस्ट अच्छे होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मेंस के लिए केवल ऐसा नहीं है कि मैं मेरा प्री क्लियर होने के बाद ही मेंस के टेस्ट लिखता था। जब मैं तैयारी के फेज में था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद जब मेरे पास टाइम था तब मैंने मेंस के टेस्ट लिखे थे। मैंने कहीं से ब्लैंक जो मेंस की कॉपी होती है वो कहीं से मंगवा ली, और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है मेंस के GS 1, 2, 3, 4 उनको लेकर मैं लिखता रहता था। तो मैं घर पे था तो घर पे भी लिखता था, जयपुर भी लिखता रहता था। उससे मेरी मेंस की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होती गई। फिर जब मुझे प्री क्लियर होने के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती थी तो मैं बिल्कुल टाइम पीरियड में अच्छे से टेस्ट लिख लेता था। तो ये मेरी मेंस की टेस्ट सीरीज की रणनीति थी। अब सवाल ये उभरता है कि जब आप घर पर होते हैं या फिर आपने कोचिंग की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो उस टाइम आप उसका अपने मेंस के आंसर को कैसे मूल्यांकन करवाओगे। तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी, मैं टॉपर्स की कॉपी रहा करती थी। टॉपर्स की कॉपी में विजन की वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती है। मैंने टॉपर्स की कॉपी पढ़ी, जैसे मान लीजिए मैंने विशाखा यादव मैम की कॉपी पढ़ी और GS2 की कॉपी पढ़ के मुझे पता चला कि इस आंसर को ऐसे अप्रोच किया जाता है, इसमें ये डाटा फैक्ट लिखे जाते हैं, और डाटा फैक्ट लिखते समय ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखना होता है। जैसे विशाखा मैम कोई भी डाटा लिखती है तो उनके पीछे कोष्टक में उसका सोर्स भी लिखती है, ये मैंने डाटा PIB से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, कहां से लिया। तो वो चीज मैंने खुद फॉलो करनी शुरू की। फिर उसी के आधार पर मैं खुद ही मेरे जो आंसर है उनको मूल्यांकन करता था कि उन मैडम के आंसर की कंपैरिजन में या फिर उनके पैमानों पर मेरे आंसर कितने खरे उतरते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो एक लेवल आ जाता है जब हम खुद की कॉपी अच्छे से एनालिसिस करके न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर अच्छा कर सकते थे, यहाँ डाटा और ऑथेंटिक लिखा जा सकता था, या इसका निष्कर्ष ऐसा लिखा जा सकता था, या फिर इंट्रो है उसमें ये सुधार किया जा सकता था। अब सवाल आता है कि मेंस का टेस्ट कब लिखें, तो उसमें मेरी रणनीति ये रहा करती थी, जनरली मैं सुबह 10 से 1-2 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता था, यूपीएससी का 9 से 12 का टाइमिंग होता है, लगभग उसी के अकॉर्डिंग जब मैं प्री क्लियर हो जाता था तो मेंस के टाइम उस वक्त मैं टेस्ट लिखा करता था, और फिर दोपहर को लिखा करता था जो यूपीएससी का टाइमिंग होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मेरा प्री क्लियर हो जाता था। जब हमारा प्रीलिम्स नहीं होता है तब हमारे पास एक अच्छा खासा समय होता है जिससे हम मेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उस वक्त जब मैं टेस्ट लिखता था तो उनकी कोई टाइमिंग नहीं हुआ करती थी। जैसे मैं सुबह ही गया लाइब्रेरी, 7 बजे लाइब्रेरी गया तो मैंने 7 से 10 एक टेस्ट लिख दिया। फिर मान लो शाम को मेरा मन हुआ कि इस 4 से 7 टेस्ट लिख दे, तो उस टाइम वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वो मेरा एक रूटीन के हिस्से के रूप में मैं टेस्ट लिखता था। लेकिन जब आपका प्री क्लियर हो जाए तब आप टेस्ट जनरली कोशिश करें एक सुबह लिख दे, एक शाम को लिखे, ताकि जो यूपीएससी का पैटर्न है वो आपके दिमाग में बायोलॉजिकल माइंडसेट सेट हो जाए। अब हमने जो पीछे बात की रणनीति की, इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम पर आते हैं। तो एग्जाम हॉल में और एग्जाम से पहले 1-2 दिन की मेंटालिटी बहुत मैटर करती है। जैसे हमारा एग्जाम मान लीजिए XYZ डेट को है, तो उससे 2-3 दिन पहले की मेंटालिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है, यूपीएससी उसका भी टेस्ट करती है। तो वो मेंटालिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, आप मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम है और मुझे हैंडल करना है। एग्जाम हॉल के टाइम काफी चीजें मैटर करती है। आप एग्जाम हॉल में जाते हो, जब पेपर बनना शुरू होता है उससे पहले की स्टेज होती है वो काफी प्रेशर वाली होती है, आप इंतजार में होते हैं, और जब ओमार आती है तब आप अपने जो दिमागी हड़बड़ाहट है उसको थोड़ा सा शांत रखें।
खुद को कहे कि मुझे मेंटली पीस जो स्थापित करनी है मेरे दिमाग में, उसी का फायदा मुझे एग्जाम में मिलेगा। जब आप जो एमसीक्यू के लिए जो आपका सॉल्व करने के लिए ओएमआर आती है उसको भरे, तब आप अपने रोल नंबर ये सारी चीजें देख के भरे। अगर ओएमआर भरने में गलत होती है तो आपको मेंटल प्रेशर अलग से दे देगी। और उसके बाद जब प्रीलिम्स का आप पेपर अटेंड करें तो आपकी जो भी रणनीति रहती है, हर कैंडिडेट का अलग अलग तरीका होता है पेपर को कैसे अटेंड करना है। मेरा तरीका, मैं पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाता था, उसमें जितने अटेंड हो गए 80, 90, 92, 93 जितने हो गए उतने अटेंड कर लेता था। मुझसे वो रिपीटेड सिस्टम मैं नहीं करता था कि मैं शुरू में इतने सवाल अटेंड करूंगा, फिर सेकंड राउंड लगाऊंगा, थर्ड राउंड में इतने करूंगा। वो मेरी रणनीति नहीं हुआ करती थी। पेपर देने के बाद एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब सेंटर के बाहर आप आते हैं तो एक पेपर को लेकर डिस्कशन होता है कैंडिडेट के बीच में। उस डिस्कशन से आप बचें, वो आपके लिए कोई काम का नहीं है, वो आपकी मेंटल पीस को खराब करेगा। मान लीजिए कोई सिंपल सा सवाल था जो आपको आ रहा था, आपका गलत हो गया, किसी ने बोला नहीं इसका आंसर ये है, तो आपको मेंटली अफेक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप शांति से कहीं और जगह बैठे, आप थोड़ा बहुत नाश्ता खाना कर ले और उसके बाद सीसेट का रिवाइज कर सकते हैं। सीसेट पेपर यूपीएससी में काफी ट्रिकी बन गया है। कभी कभी यूपीएससी काफी इजी सवाल बनाती है। जैसे 2024 का सीसेट था वो थोड़ा इजी था, 2023 का सीसेट था तो मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था, तो उसमें मेरी दिक्कत आई थी। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, उसमें 3 अटेम्प्ट में मेरा सीसेट क्लियर हो रहा था, लेकिन जो 2023 का अटेम्प्ट था उसमें मेरा सीसेट क्लियर नहीं हो रहा था। तो वो 2023 का सीसेट अपने आप में एक ब्लंडर था जो काफी लेवल उसका हाई था। फिर सीसेट अगर हुआ तो उसके लिए एक रणनीति भी होती है। आप सीसेट के लिए जो रीजनिंग पोर्शन है वो बहुत इजी आता है। बहुत इजी कहने का मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके लिए बटनेर आईएएस करके यूट्यूब चैनल है, वहां पर रीजनिंग दीपक गोयल सर है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने रीजनिंग बहुत अच्छे से 30-32 वीडियो में पढ़ा रखी है। और भी किसी टीचर से आप पढ़ सकते हो। और मैथ्स के लिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप फंडामेंटल कहीं से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो आप रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के सहारे भी सीसेट क्लियर कर सकते हो। मेरी रणनीति ये हुआ करती थी कि एग्जाम हॉल में सबसे पहले मैं जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको कवर करता था। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप 40 से 45 मिनट में सारे कॉम्प्रिहेंशन जो 25 से 27 सवाल आते हैं वो सारे अटेंड कर लेते हो। उसका फायदा ये होता है कि आपके कम टाइम में कम से कम इतने सवाल अटेंड हो गए, थोड़ी सी एक्यूरेसी है तो आप बेहतर कर सकते हो। उसके बाद अगले सवा घंटे में आप मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे सवाल छांटिए जिसको देख के आपको लगता है मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप कम से कम 45 से 50 सवाल अटेंड कर लोगे। अगर थोड़ी सी एक्यूरेसी है और आप इस रैंक के सवाल अटेंड कर लेते हो कि 40 से 45, 50, तो आपका सीसेट क्लियर होने की संभावना अच्छी हो जाती है। अगर हम इसी कड़ी में जीएस 1 के पेपर की बात करें प्रीलिम्स की, तो सवाल कितने अटेंड करें ये सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। तो ये पेपर पर वेरी करता है, आपके सामने पेपर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। 2021 का पेपर ठीक ठाक था तो मैंने 90 सवाल अटेंड किए। 2022 का थोड़ा सा लेवल अच्छा था तो मैंने 78 अटेंड किए। 2023 का लेवल काफी हाई था तो मेरे 66 अटेंड हुए। और 2024 का पेपर का लेवल थोड़ा इजी था तो मेरे लगभग 88 अटेंड किए। तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। आप पहले से पूरी धारणा बनाकर नहीं चल सकते कि मैं 90 सवाल अटेंड करूंगा। अगर पेपर का लेवल अच्छा है तब आपको कम सवाल भी अटेंड करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको ये पैमाना सेट नहीं करना है कि मैंने इतने सवाल अटेंड किए। सीसेट में भी ये है, जब आपको सवाल नहीं आ रहा है तब आप सवाल को स्किप कर दें। आप वहां पर गैस लगाकर मैथ के सवाल में तुक्का मारने की कोशिश ना करें। वहां पर कई बार नेगेटिव, मेरा भी 1-2 बार ऐसा नेगेटिव सवाल हुआ है, क्योंकि हमारे अटेंड जब 40 ही होते हैं हमारे ऊपर प्रेशर आता है, तब हम एक अनुमान लगाकर एक तुक्का लगा देते कि ये शायद सही होगा, लेकिन जनरली वो गलत हो जाता है। मैथ का सवाल ऐसे सही नहीं होता है। तो सीसेट के लिए आप ये रणनीति फॉलो कर सकते हो। अब प्रीलिम्स के पेपर में मॉक टेस्ट की बात आती है, तो आपका को जीएस 1 के लिए और जो सीसेट का पेपर है उन दोनों के लिए मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मॉक टेस्ट से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात रेखांकित करना चाहूंगा कि आप यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है, स्पेशली 2015-16 से लेकर अब तक 2024-25 तक के, वो सारे पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करें। जीएस 1 में आप पिछले 10 सालों के यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से पीवाईक्यू लेकर उनको एनालिसिस करोगे तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि यूपीएससी इन फ्यूचर कैसे सवाल क्रिएट कर सकती है और कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसेट में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू को सबसे बड़ा हथियार बनाना है। अब आते हैं जब प्रीलिम्स नजदीक होता है, 2-3 महीने है, तब उस टाइम हम मॉक टेस्ट लगाते हैं कोचिंग के। विजन और फॉरम आईएएस के मैं मॉक टेस्ट लगाता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर हमको मिल जाते हैं या फिर मार्केट में प्रिंटिंग कॉस्ट पर मिल जाते हैं। तो उनको आप लेके आओ लाइब्रेरी रूम पे बैठ के आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो उनकी लिमिटेशन ये है कि आप टेस्ट को सोल्व करते समय ये ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर एक रणनीति सेट करनी है, वही सेम रणनीति लगभग आपको एग्जाम हॉल में जाके उसको वहां पर प्रोड्यूस करना है। तो वहां पर आप कम से कम
GS 1 के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 20 से 25 टेस्ट जरूर लगाएं। अगर फुल लेंथ टेस्ट है तो आप 10-12 भी लगा सकते हो, वरना सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टेस्ट कम से कम 20 से 25 टेस्ट आप जरूर लगाएं। उसका फायदा ये होगा कि आप 20 टेस्ट लगाते हो तो आपके 2000 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं। उससे आपका माइंडसेट इतना अच्छा बन जाएगा कि जब आप यूपीएससी का पेपर आपके हाथ में आएगा तब आपको लगेगा मैंने ऐसे बहुत सारे हजारों सवाल सोल्व किए हैं, तो आप बिल्कुल उसके प्रति कंफर्ट फील करोगे। वो चीज एग्जाम हॉल में बहुत मैटर करती है। सीसेट के लिए भी आपकी मैथ में प्रैक्टिस नहीं है और तो आप वहां पर दिक्कत फेस करेंगे, आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, आप मैथ में फंस जाएंगे, आपसे आगे वो हल होगा ही नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी। सीसेट के लिए कम से कम आप 10 टेस्ट फुल लेंथ लगाए और उसके साथ आपके सीसेट के पीवाई के यूपीएससी के पिछले 10 सालों के वो आप अच्छे से करके जाएं। प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम जनरली मई जून में एग्जाम होता है तो बहुत गर्मियां होती है, तब हम जब लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तब वो ऐसी लगी हुई होती है, हमको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उस टाइम आपका माइंडसेट है वो एक्टिव रहना चाहिए। आपको पता है कि कंडीशन कल को ऐसी कंडीशन नहीं होगी, कल मुझे किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी स्कूल में जहां पर पंखा चलेगा उसकी हवा भी नहीं आएगी, वहां पर बैठकर मुझे टेस्ट लिखना है। तो आपकी मेंटालिटी जो मैंने पहले बात की थी वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग है, मैं हर सिचुएशन में काम कूल रहूंगा और मेरे सामने जो 2 घंटे का पेपर है उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आप अपनी लाइब्रेरी में जहां भी बैठ के सॉल्व करें तो घड़ी में टाइमिंग देख के आप सॉल्व करें। आप कोशिश करें कि जो 2 घंटे का टाइम है वो पेपर आप कम से कम 1.25-2 घंटे में खत्म कर लें। जरूरी नहीं है आप ऐसा करें, लेकिन आप कम टाइम में सॉल्व करना सीख जाएंगे तो एग्जाम हॉल में जो मेंटल प्रेशर होता है उसकी वजह से थोड़ा हम लेट हो जाते हैं, वो भी हम उसको स्किप कर देंगे कि हाँ चलो ठीक है, हमने 1.25-2 घंटे में वहां पर कोशिश की थी, यहाँ पर हम 2 घंटे में इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसमें करंट अफेयर्स का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा क्यों है कि एक तो करंट अफेयर्स के सीधे सीधे सवाल तो आते ही है यूपीएससी में, XYZ कोई चीज न्यूज में रही है कि ये चीज अभी न्यूज में है, क्या है, किससे रिलेटेड, वो सारा करंट का तो है ही। उसके अलावा मान लीजिए कि लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट है वो न्यूज में रही है और यूपीएससी उस पर सवाल बना रही है, तो उसमें मान लो 3 सेंटेंस दे रही है, तो 2 सेंटेंस है यूपीएससी हो सकता है लक्ष्मीकांत से या जो स्टैंडर्ड पॉलिटी है स्टैटिक पोर्शन है वहां से आपके हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसा डाल सकती है जो करंट से रिलेट हो। जैसे आपको लग सकता है कि ये टॉपिक अभी न्यूज में रहा था, इसके बारे में ये स्टेटमेंट न्यूज में रही थी, या जैसे उपराष्ट्रपति है उनकी पोस्ट कई बार न्यूज में रहती है, तो आप स्टैटिक के साथ करंट की चीजें पढ़ते रहे। इसके लिए जैसे विजन की मंथली मैगजीन है उसमें आर्टिकल्स आते थे, या जो एडिटोरियल डिस्कशन है सुमित रेवड़ी सर का उसमें डिस्कशन होता था, या फिर प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन है ओनली एक्सटेंडेड चैनल पर है, वहां पर डिस्कशन होता है। तो उन चीजों को आप पढ़ के अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने मेरे पहले अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स को इग्नोर किया था, उसका मुझे बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि मेरा प्रीलिम्स मात्र 4-5 नंबर से रह गया था। तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से तैयार भी करें और उसको केवल अलग करके तैयार ना करें, आप उसको जो स्टैंडर्ड स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ रिलेट करते हुए तैयार करें। इकोनॉमी के लिए जैसे आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तब आप उसको वहां तक सीमित ना रखें, आप अभी जो अपडेट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है आप उसको भी ध्यान में रखें कि अभी कमेटी में क्या निर्णय लिया, इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब आपकी अवधारणात्मक समझ क्रिएट होगी तभी आप प्रीलिम्स में अच्छे से सवाल अटेंड कर पाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट के लिए न्यूज़पेपर कहां से पढ़े। तो हिंदी में ऐसा कोई अच्छा न्यूज़पेपर है नहीं जो ऑथेंटिक आपका, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये पेपर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए हेल्प करते हैं, वैसा इंग्लिश में हिंदी मीडियम में नहीं है। तो उसके लिए मेरी रणनीति अलग रहा करती थी। मैं हिंदी का अखबार दैनिक भास्कर पढ़ता था, लेकिन उसको यूपीएससी के लिहाज से कभी नहीं पढ़ता था, उसको सिर्फ इसलिए पढ़ता था ताकि देश दुनिया में घट क्या रहा है मुझे जानकारी रहे उन चीजों की। और तो मैं यूपीएससी के जो प्री और मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए पूरी तरह विजन की मंथली मैगजीन और सुमित सर का जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है उस पर, और एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AFEIS.com करके एक वेबसाइट है जहां पर आदरणीय विजय अग्रवाल सर जो रिटायर्ड IAS है वो वहां पर हर रोज डेली न्यूज डिस्कशन या डेली ऑडियो लेक्चर करके एक सेगमेंट आता है उनकी वेबसाइट पर, उस पर वे डिस्कस करते हैं। उसमें वे ये बताते हैं कि आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और उस न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस मेंस में हो सकती है, या यूपीएससी किस प्रकार आपसे सवाल पूछ सकता है। तो वो सर डेली ऑडियो लेक्चर में हर रोज डिस्कस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे डेली ऑडियो लेक्चर आता है। और उसके अलावा AFEIS.com की वेबसाइट पर ही न्यूज पेपर क्लिपिंग सेक्शन होता है, वहां पर आपको विजय अग्रवाल सर खुद पढ़कर सारे हिंदी के अच्छे अच्छे अखबार जैसे राष्ट्रीय सहारा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर दैनिक भास्कर है, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड है,
या फिर और भी जो भी है हिंदी के अच्छे अच्छे अखबार है, उनके जो आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ के सर को अच्छा लगता है कि ये बच्चों के एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है, उनको वे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो आप AFEIS.com की वेबसाइट पर जाकर उसके न्यूज़पेपर क्लिपिंग सेक्शन में जाकर वहां आप जब न्यूज पढ़ेंगे तब आपको शुरू में इंग्लिश के आर्टिकल मिलेंगे और उसके बाद हिंदी के आर्टिकल मिलेंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है वहां पर अच्छे अच्छे अखबारों के अच्छे आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो मेरे लिए न्यूज़पेपर का जो एक प्रतिस्थापन है वो जो एडिटोरियल डिस्कशन और विजन की मंथली मैगजीन और AFEIS.com के आर्टिकल्स हुआ करते थे। अगला सवाल आता है हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट के लिए कि नोट्स कैसे बनाएं और किसके बनाएं। तो मेरा सबसे पहली बात यह है कि आप नोट्स उन चीजों का बनाएं जो चीज आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके लिए स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, आपके लिए लक्ष्मीकांत की किताब अवेलेबल है, तो उनके नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं और उनके नोट्स बनाना अपने आप में प्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में एक नोट्स की फॉर्मेट में किताबें हैं। बहुत अच्छी किताब है, आप उनको बार बार पढ़ोगे तो ही आपके लिए मददगार साबित होगी। और जो सेक्शन ऐसे है जैसे इकोनॉमी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए कोई अच्छी किताब नहीं है, तो आप मोनाल सर के लेक्चर देख रहे हैं तो वहां से आप उनके नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए राजतमिंग सोलंकी मैम जो मोनाल पटेल सर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है उनसे पढ़ा, तो मैंने उनके नोट्स बनाए। तो नोट्स उन चीजों के बनाने जो हमारे लिए प्रिंटिंग रूप में अवेलेबल नहीं है। जब बहुत सारी चीजें प्रिंटिंग रूप में अवेलेबल है तब खुद के नोट्स बनाकर अपना टाइम वेस्ट न करें। इससे बेटर है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल किताब है, स्टैटिक पोर्शन है, उसको बार बार पढ़े, उसको ही रिवाइज करें। एथिक्स जैसे सब्जेक्ट है उसके लिए आप नोट्स बना सकते हो। जैसे आपको एथिक्स के लिए कहीं से एग्जांपल कलेक्ट करने हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको लगा किसी IAS ने, किसी IPS ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यूज़पेपर ने उसको सराहा है, तो आप उनका नाम और उनके मिशन का नाम लिख सकते हो कि ये XYZ IAS है, इन्होंने ये काम किया है। तो ऐसे इन चीजों के आप नोट्स बनाए जो अवेलेबल नहीं है। बाकी लक्ष्मीकांत के स्पेक्ट्रम के इन चीजों के नोट्स बनाने से आप थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत बोझिल और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। फिर आपकी जर्नी जो कम समय में समाप्त होनी थी वो बहुत लंबी चल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं मेंस पर, मेंस एग्जाम पर। मेंस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग होती है। उसकी तरीका मैंने बता दिया कि आपको टॉपर्स की कॉपी पढ़नी है, फिर उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है और आप एनालिसिस खुद कर सकते हो, और जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मेंस में कुछ गलतियां हिंदी मीडियम के कैंडिडेट से होती है। जैसे सबसे पहला डाउट ये रहता है कौन सा पेन यूज करें। मैं इंटरव्यू के टाइम दिल्ली आता था तो मैं दिल्ली में यहाँ पर जो भी बच्चे उनसे मिलता था तो वे मुझसे पूछते थे कि सर आप कौन सी पेन यूज करते थे। फिर दुकान पे 75 रुपए 80 रुपए की ऐसी महंगी महंगी पेनें लाते हैं। मेंस के लिए मैंने 2 पेन का यूज किया। जब 2022 के मेंस के लिए SS प्राइम करके फास्ट हैंडराइटिंग करके पेन है उसका यूज किया, और 2024 में मैंने OX करके पेन है तो उसका यूज किया। तो इस चीज से आप परेशान ना होगी तो पर कौन सा पेन यूज करते हैं। UPSC जनरली ये कहती है आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो जेल पेन से लिख सकते हैं अगर अनुमति है, तो नहीं तो आप पेन को इतना तवज्जो न दें। मेंस में एक बात का ध्यान रखें कि आप जिन पेन से प्रैक्टिस करते हैं, जब आपका प्री क्लियर नहीं होता उसके बाद आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, या प्री क्लियर हो जाता तो उसके बाद आप मेंस के टेस्ट लिखते हैं, तो आप मेंस के टाइम आप पेन चेंज ना करें। आपका जो स्वभाव है उस पेन के साथ बन चुका है, आपको पता है ये पेन कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कितनी सही छोड़ती है, उन चीजों को आपके दिमाग में होती है। तो आप मेंस के टाइम ये गलती ना करें कि एग्जैक्ट मेंस से पहले आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया ये पेन यूज कर लो। पेन के बारे में सच्चाई ये कि पेन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कंटेंट ही फाइनल मैटर करेगा। अब अगली बात आती है कि मेंस में कुछ गलतियां होती है, अब हम उनको उनसे बचना चाहिए। जैसे हिंदी मीडियम में दिक्कत ये आती है कि ऑथेंटिक सोर्स बहुत कम होते हैं। तो आप मेंस के आंसर राइटिंग करें तब आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए आपका पेपर हर हालत में पूरा होना चाहिए। मैंने दोनों मेंस लिखे, एक भी सवाल नहीं छूटा था, और इसी कारण मेरा मेंस में स्कोर 785 के आसपास दोनों मेंस में रहा है, तो वो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है हिंदी मीडियम से। तो आप मेंस के टाइम ये गलती ना करें कि आप अच्छे आंसर लिखने के या अच्छी पेन यूज करने के चक्कर में आपका पेपर ही पूरा ना हो पा रहा हो। पेपर पूरा करना पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद जो चीज फॉलो करनी वो है कंटेंट की। आपको स्पेशली GS 2 और 3 में बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उस कंटेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे आप इन्फ्लेशन के बारे में सवाल था 2024 के मेंस में, आप वहां पर डाटा लिख रहे हो, तो आप जो भी डाटा लिखे कि अभी CPI 6 पॉइंट मान ली XYZ परसेंटेज है, तो आप पीछे सोर्स भी लिखे NSO का डाटा है या PIB का डाटा, ये मैंने डाटा कहां से लिया, या इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। तो ये ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। मेरे CSE 22 में GS 3 में मात्र 65 नंबर थे। उसका कारण यही था कि हालांकि GS 1 और GS 3 में पिछले 2-3 सालों से नंबर नहीं आ रहे, 80+ स्कोर भी बहुत डिसेंट स्कोर माना जा रहा है, फिर भी स्कोर अच्छा किया जा सकता है। मैंने 2022 के मेंस में ये गलती की कि जो डाटा लेके उनका कोई सोर्स नहीं लिखा, उनकी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान नहीं रखा, जो मेरे मन में आया वो मैं लिखता गया। तभी 24 में मैंने GS 3 में ऑथेंटिसिटी का बहुत ध्यान रखा,
तो मेरे लगभग 20 नंबर बैठ गए GS3 में। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होती है। आप जो भी चीज लेके उसमें डाटा को बताए कि डाटा मैंने कहां से लिया है। और इसके अलावा जब आप मेंस को अप्रोच करें तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सवाल को अच्छे से समझे। आप सवाल को बिना समझे आंसर लिखना शुरू करेंगे तो यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि बच्चे ने सवाल को कितना एड्रेस किया है। जैसे आपके सामने कल को कोई व्यक्ति परेशानी लेकर आएगा, आप उसकी परेशानी समझे बगैर सीधा एक्ट करना शुरू करेंगे तो वो घातक हो जाएगा। उसी तरह जब आप यूपीएससी के मेंस का सवाल है उसको समझे बिना आप आंसर डिलीवर करेंगे तो आपके स्कोर कम हो जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक अंतिम बात होती है मेंस की आंसर राइटिंग में कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो उसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे टीना डाबी मैम है, उनकी कॉपीज के बारे में जनरली ऐसा कहा जाता था वे पैराग्राफ में लिखती है। और बहुत सारे टॉपिक जैसे मैंने शुभम कुमार सर को, विशाखा यादव मैम को फॉलो किया था, तो वे पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मुझे पॉइंट फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें इसमें, लेकिन मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लिखना। इंग्लिश मीडियम में लिखना बहुत ईजी रहता है। आप हिंदी में जब लिखते हैं 50 पेज में, तो इंग्लिश मीडियम की तुलना में आपको 10 से 20 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। तो इस तरह आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो एग्जामिनर अच्छे से समझ आएगी चीज और एग्जामिनर जल्दी आपकी चीज को समझ लेगा, तो आपको मार्क्स के साथ में आपको अवार्ड भी देगा। एक और सेक्शन होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो मुख्य परीक्षा में और प्रीलिम्स दोनों में महत्वपूर्ण होता है। प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उस किताब को पढ़ा था। वो प्रीलिम्स में मेरे लिए ठीक ठाक मददगार साबित हुई। उसके अलावा करंट अफेयर से अपडेट करना ही पड़ा। और मेंस के लिए जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सवाल आते हैं उसके लिए आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें, जैसे कि अभी कोपका की मीटिंग हो रही है या फिर यूएनएफसीसी कुछ कर रहा है, यूएनसीसीडी की कोई मीटिंग हो रही है या यूएनसीबीडी की कोई मीटिंग हो रही है, इन चीजों को आप ध्यान में रखें। इनके क्या आउटकम्स आ रहे हैं, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीजों को ध्यान में रखें। और बाकी विजन की मंथली मैगजीन में एनवायरमेंट करके अलग से सेक्शन आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पढ़ के भी कवर कर सकते हो। एक और महत्वपूर्ण सेक्शन जो प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट होता है वो है मैपिंग का। मैपिंग के लिए प्रीलिम्स में मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सीधे 2-3 सवाल आते हैं। और मेंस में आप स्पेशली GS 1 और 2 में और कई बार 3 में तो मौका कम मिलता है। इंटरनल सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल आता है तो आप हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन GS 1 और GS 2 में मैपिंग बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए आप इंडिया का मैप बनाना सीख लें। और जो एटलस मैपिंग आती है, किताब हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। उसके साथ सुदर्शन सर की जो मैपिंग की क्लासेज होती है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैंने उनको देखा और उनसे मेरी मैप की जो किताब थी एटलस की, उसको हाईलाइट किया कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीम के लिए अलग से लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है और मेंस के लिए भी आपकी मैप है वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आपके दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। जैसे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हाईलाइट करना है, मान लीजिए मेंस के GS में सवाल आया है, तो आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए कि मुझे किस तरह वर्ल्ड मैप बनाना है ताकि मैं इस चीज को हाईलाइट कर सकूं। तो मैपिंग के लिए आप एटलस को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैपिंग को आप अपने दिमाग में सेट करें। आप मैप की जो एटलस को पढ़े तब आप उसको विजुअलाइज करें कि ये चीज कैसे मैटर करती है। अब अगला सेक्शन आता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कंटेंट कई बार इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है, उस चीज को कैसे टैकल करें। तो मैं ये मानता हूं कि इतनी जनरल इंग्लिश हम सबको आती है कि हम इंग्लिश की कोई चीज को थोड़ा सा समझ सकें। तो जैसे एडिटोरियल डिस्कशन आता है इंग्लिश का, उसकी PPT इंग्लिश में होती है लेकिन उसकी लैंग्वेज सर बोलते वो हिंदी में होती है। उसी तरह आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश का पढ़ रहे हो, तो उसमें इतनी इंग्लिश है कि आप उसको समझ सके। तो आपको इतना रिजिड नहीं बनना है कि मुझे एग्जैक्ट हर चीज हिंदी में ही चाहिए। आपकी अगर मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं कई बार ये चीज करता था, गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन है, उसको जैसे कोई आर्टिकल मिल गया मुझे बहुत अच्छा है, उसमें लैंग्वेज काफी हाई लेवल की यूज की गई है, तो मैं गूगल ट्रांसलेट से ओपन करके उसको स्कैन करके तुरंत हिंदी में कन्वर्ट कर देता था, फिर उसको हिंदी में पढ़ लेता था। फिर मुझे लगता है इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल डॉक्यूमेंट में मैं सेव भी कर लेता था। तो रिजिड नहीं बनना है कि मुझे हर चीज हिंदी में चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इंग्लिश में अच्छी होती है, उनका हिंदी ट्रांसलेट उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको लिबरल होकर काम करना पड़ेगा ताकि आपके लिए इंग्लिश एक बाधा न बने। अंतिम स्टेज आता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी तैयारी के साथ ही थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको उसके लिए अलग से करना कुछ नहीं पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी आपके शुरू से परवरिश से आपकी डेवलप हुई है। आप तैयारी के दौरान आते हैं, जब आपको नॉलेज आता है देश की कानून व्यवस्था, संविधान सब आप समझते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। आप कहीं पर भी किसी एक्ट पर क्या रिएक्ट कर रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी को आप हमेशा सहेजें और ओरिजिनल पर्सनैलिटी बनाए रखें। आप किसी के कहने पर एक डुप्लीकेट पर्सनैलिटी जो बहुरूपीय धारण होता है वो न धारण करें, आप ओरिजिनल बने रहे। और कहीं पर भी अगर आपको लीड करने का मौका मिल रहा है,
भले आप सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है, आप अभी क्या भी कर रहे हैं, आप कितने असफल हुए, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपको कहीं पर भी सोसाइटी में या कहीं आप जहाँ रह रहे हो वहां पर लीड करने का मौका मिल रहा है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाए कि मुझे चीज का नॉलेज है, मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, और आप लीड करें। यही चीजें आपकी जब इंटरव्यू होता है उसमें काम आती है। इंटरव्यू में मीडियम थोड़ी सी बाधा बनता है। कई बार बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो ये एक तरह का मिथ है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी अच्छे मार्क्स मिलते, 200 प्लस भी मिले हैं और कम भी मिले। इंग्लिश मीडियम के भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको 110 नंबर भी दिए है। तो मीडियम बाधा नहीं है, आप कम्युनिकेशन जिसमें कर पा रहे हो, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। जैसे मैं गांव से आता हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, गांव में पला बड़ा हूँ, मेरी स्कूलिंग गांव में हुई है, तो मेरी टर्मिनोलॉजी जनरली उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंग्लिश मीडियम के बच्चे या फिर हिंदी मीडियम के बड़े अच्छे स्कूलों में, शहरों में पढ़े बच्चे होते हैं, क्योंकि वे बचपन से हिंदी सीखते हैं। मैंने 12th करके जयपुर आया, तब मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, उससे पहले मुझे हिंदी में बोलना भी नहीं पड़ता था। तो ये कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी आपकी बाधा बनती है, आप इस पर शुरू से काम कर सकते हो। बाकी आप मीडियम को कभी दोष ना दें कि मेरा हिंदी मीडियम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होता है। अब मेरे इंटरव्यू में इस बार 165 नंबर है, अगर मेरे इंटरव्यू में 200 नंबर होते तो मैं टॉप 100 में आ जाता। तो ये चीज मैटर नहीं करती, इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। मेरे कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी, लेकिन फिर भी और बेटर हो सकती थी, तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से थोड़े मुझे नंबर कम मिले। और तो आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें परफेक्शन हासिल करें, बजाय कि आप मीडियम को कन्वर्ट करें। अब हम अगर इस सेशन की क्लोजिंग में आए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उभरता है कि बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, जो गांव में रहकर तैयारी करते हैं या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, वो बड़े शहर आ नहीं पाते, या फिर छोटे जैसे स्टेट कैपिटल में आगे, जैसे मैं जयपुर रहता था, या फिर कोई प्रयागराज रहता है, कोई पटना रहता है। जब वो बच्चे आगे आते हैं तो उनके सामने ऑप्शन होता है कि हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे भी नहीं होते, हम गाँव से आते हैं, पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारी इतनी इनकम नहीं होती, हम आते ही 1.5-2 लाख रुपए की बड़ी बड़ी फीस दें और कोचिंग में जाने के बाद और दिक्कत आती है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, उनको दिक्कत आई कि एक ही बैच में 500 बच्चे बैठे हैं, वहाँ डिमोटिवेट आप हो जाते हो कि मेरा क्या होगा, इतनी भीड़ है। जब कोचिंग से बच्चे बाहर निकलते हैं तब बहुत भीड़ रहती है। तो उन चीजों को बचने के लिए मैंने क्या किया, मैं गांव से आता हूँ, मेरे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं। मैं जब जयपुर आया था तो हमारी इनकम ऐसी नहीं थी हम कोचिंग ज्वाइन करें, तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया ऑनलाइन जो डिजिटल एजुकेशन है। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, मैंने टेलीग्राम का सहारा लिया, उसके माध्यम से मैंने कोचिंग को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की। मुझे कंटेंट मिल जाता था। मैं जैसे अभी ये डीकेटी के प्लेटफॉर्म से आपको बता रहा हूँ, ये डीकेटी 17, 18, 19 सबसे के टॉपर रिकॉर्ड करता है। तो मैंने डीकेटी के प्लेटफॉर्म से 2019 में 20 में जब मुझे पता नहीं था, जैसे प्रदीप कुमार द्विवेदी जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, मैंने उनका लेक्चर देखा। उन्होंने एक लेक्चर में बताया था कि एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन के लिए भी किताब आती है, लेक्सिकॉन किताब आती है एथिक्स के लिए, हिंदी में भी आती है। मैंने उनसे सुनकर लेक्सिकॉन किताब मंगवाई थी हिंदी में, और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। तो ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीजें टॉपर्स ईमानदारी से चीज बताएंगे। आज मैंने जो रणनीति आपको बताई वो पूरी ईमानदारी से प्रेजेंट की है। तो आप कहीं पर भी है वहां पर रहें, आप डिजिटल एजुकेशन का सहारा लें, और किसी कोचिंग के आप ऐसे न बने कि मुझे कोचिंग करनी जरूरी है। मेरी तैयारी में कोई कोचिंग का योगदान नहीं, मेरी जीएस की पूरी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की है। तो उस तैयारी को आप अच्छे से अंजाम दे सकते हो। मैंने जो सोर्सेज बताए आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप कोचिंग का वो फोबिया क्रिएट ना करें कि कोचिंग नहीं गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कोचिंग जरूर नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। तो कोचिंग को इतना अनिवार्य न बनाया जाए जितना स्टूडेंट में होता है। अब मेरा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो हिंदी साहित्य था, तो उसको लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हिंदी साहित्य की पूरी रणनीति डिस्कस करेंगे। और अंत में मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, वहां अच्छी तैयारी करें और करंट से अपडेट रहें, और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करें, उनके प्रति अच्छी अगर आपको लगता है वहां पर एक्ट करना, रिएक्ट करना जरूरी है तो वह अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाए। लेकिन बहुत सारे इश्यू होते हैं जिनको इग्नोर करना जरूरी होता है। जब आप गांव में रहते हो, घरों में रहते हो, तो गांव के बहुत सारे इश्यू आते हैं, तो आप उनमें इन्वॉल्व ना होकर अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करें। मैंने खुद 1.5 साल घर पे रहकर भी तैयारी की थी। मेरा घर तो पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो राजस्थान का बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला पड़ता है, वहां पर था। तो काफी दिक्कतें आती, सोसाइटी प्रेशर होता है, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है और लोगों के ताने होते हैं वो भी हमको सुनने पड़ते हैं। तो उस टाइम आप खुद को कूल कंपोज रखें, और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है उसका विशेष ध्यान रखें। हम मेंटल हेल्थ पर भी एक अलग से छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेंटल प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ को किस तरह ध्यान में रखें। ये तैयारी अपने आप में एक इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है और मेंटल प्रॉब्लम भी देती है। तो इस पर भी हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे।
और अंत में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और डीकेटी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे को आपने मौका दिया कि मैं आज मेरे जैसे ही हजारों बच्चों को यहाँ पर संबोधित कर पा रहा हूँ, उनको मेरी पूरी यात्रा बता पा रहा हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको लगेगी ये हमारे जैसा ही है, गांव से पला बड़ा है, गांव से स्कूलिंग हुई है, गांव में रहकर भी ये 1.5 साल तैयारी की है, जब इसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। अंत में एक बात और कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें मैं हर 2-3 दिन छोड़ के एक सेशन लेता हूँ। जैसे हमारा कल दोपहर को निबंध को लेकर सेशन था, उससे पहले हमने करंट अफेयर्स को लेकर सेशन किया, हिंदी लिटरेचर के लिए अलग से एक मैंने चैनल बना रखा है, वहां पर हिंदी लिटरेचर के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो इन चैनल पर मैं मेरी कॉपी डालता हूं जो मैंने मेंस के टाइम लिखी थी, मैंने मेरी रणनीति बताता हूं और हर चीज जैसे GS 1 है उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसको मतलब छोटी छोटी चीज को हम डिस्कस करते हैं। वहां पर हम जो वीडियो कॉलिंग या फिर जो VC है उसको शेड्यूल करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे बहुत सारे बच्चे, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, उनके सवाल जवाब होते हैं, मैं मेरी रणनीति बताता हूँ। तो आप मुझसे परमानेंटली जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम है सुखराम SUKHRAM AIR 448 448 और उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरे नोट्स, आपको मेरी मेंस की कॉपी, आपकी रणनीति, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं वहां देता हूँ। वहां कमेंट सेक्शन में अगर कोई एक भी बच्चा सवाल लिखता है तो मैं उसका जवाब या तो ऑडियो फॉर्मेट में या फिर लिख कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मेरे जैसे गांव के बच्चे और भी सिलेक्ट हो, तो मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। आप सबको अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप तैयारी करें, आप सफल होएं। जब आप जर्नी बताएं तो वापस आप बताएं कि डीकेटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जर्नी में, मैंने ऐसे ऐसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के टॉपर को सुना, उसे सीखा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें और अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।